हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट सेंसिस, इट्स इम्पैक्ट ऑन सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म आप सबको पता है कि सभी रिलीजन को जो है वो एक सम्मान मानना, ठीक है। मतलब एक लिबरल विचारधारा होना जिसमें आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, तो सभी रिलीजन्स को, चाहे आप सिख हो, तो आपको क्या है, सभी रिलीजन्स को एक मानना, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। और आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड ऐड किया था सेकुलर बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये इसका सेकुलरिज्म का मतलब है। तो क्या है द पॉलिटिक्स ऑफ कॉस्ट सेंसिस, इस हेडिंग का मतलब बताता हूँ। जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है कॉस्ट सेंसिस को लेके, मतलब हमारा जो सेंसिस होता है, आपको पता है हर 10 साल बाद हमारा जो है वो सेंसिस होता है। 2001 में हुआ था, उसके बाद 11 में हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो नहीं हुआ। तो क्या है उसमें, सेंसिस में क्या होता है, हमें डेटा दिया जाता है पॉपुलेशन के ऊपर। जो हमारी एससी की पॉपुलेशन है, जो हमारी शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है हमारी, ठीक है, जो हमारी और भी बहुत सारी जो ओबीसी क्लासेस रहती हैं, उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं शेड्यूल कास्ट, मतलब जो ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उसका डेटा हमें सेंसिस में नहीं दिया जाता है। तो उन कास्टिस का डेटा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्ट सेंसिस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिहार ने जो है कास्ट सेंसिस जो है वो रिलीज़ किया, और उसके बाद जो है एकदम से पूरी मतलब डिबेट चालू हो गई कि क्या कास्ट सेंसिस होना चाहिए, इससे जो है वो डिवीज़न होगी, जो कास्टिस हैं वो उसमें और ज़्यादा जो है वो मतलब जो हमारा सेकुलर नेचर है उसमें फ़र्क पड़ेगा, डिवाइड होगी, लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में दोबारा से आ जाएंगी, क्योंकि हम लोग जो है वो कास्ट सिस्टम को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये डिबेट उसके बाद बहुत ज़्यादा होने लगी। तो यही लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिक्स है कास्ट सेंसिस की, और इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं सेकुलरिज्म में, जो सेकुलर नेचर है हमारी कंट्री का, जिसमें हम हर रिलीजन को इक्वल मानते हैं। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जो पहला कास्ट सेंसिस हुआ था वो कब हुआ था, अभी जो कास्ट सेंसिस अगर होगा तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे फ्यूचर में। तो मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा आर्टिकल जो है आपको पूरी हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट सिचुएशन तक पूरा बता देगा, और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और साथ में अगर आप किसी एग्ज़ाम में आपको आंसर राइटिंग लिखना है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया यार, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा बिजी था। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इंटीमेशन दिया था, न्यूज़ दी थी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी चढ़ाया हुआ था। अब जो है हम लोग रेगुलर वीडियो करेंगे, मंडे टू सैटरडे डेली मेरा वीडियो आएगा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पे, डेली नाइट को मेरा वीडियो आएगा। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कॉन्टीन्यूसली आप इन लेक्चर्स को देखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका वोकैब स्ट्रांग हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है, बाय कंसिस्टेंटली कैंपेनिंग द इशू ऑफ हैविंग by consistently campaigning the issue of having a cost census, various opposition party leaders of Indian National Development Inclusive Alliance India, from Nitish Kumar to Rahul Gandhi, have set the agenda on this one issue at least, which they have otherwise failed even since Narendra Modi emerged on India's national political scene। तो कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार जो है कैंपेनिंग करके, कैंपेनिंग का मतलब होता है हर जगह कैंप करना इशू को लेके, किसी इशू को लेके। तो क्या लिखा हुआ है, बाय कंसिस्टेंटली कैंपेनिंग द इशू ऑफ हैविंग ए कास्ट सेंसिस, कि हमें जो है एक कास्ट सेंसिस करना चाहिए, जिसमें हमें पता लगाना चाहिए कि कितने लोग किस कैटेगरी की कास्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में। तो इस चीज़ का कंटिन्यूसली कैंपेन करना, तो कैंपेन करके जो बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी लीडर्स हैं, जैसे इंडिया जो ब्लॉक बना हुआ है मोदी के खिलाफ 2024 इलेक्शन के लिए, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे राहुल गांधी हो, इन्होंने एक एजेंडा सेट किया है इस इशू के ऊपर एटलीस्ट, विच दे हैव अदरवाइज फेल्ड। मतलब आज तक ऐसा कभी भी एजेंडा जो है वो सेट नहीं कर पाई थी अपोजिशन पार्टीज, लेकिन इस बार वो एटलीस्ट जो है, मतलब कम से कम इस बार वो एक एजेंडा सेटअप करने में, इशू सेटअप करने में कामयाब हुई हैं। लेकिन पहले जो है ऐसा कभी नहीं कर पाती थी, जब से नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं, इंडियन पॉलिटिकल सीन में आए हैं। लेकिन इस बार जो है उनको एक अच्छा मुद्दा मिल गया है कि कास्ट सेंसिस जो है वो होना चाहिए, ताकि जो हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी पोजीशंस के बारे में हमें पता चले सोसाइटी में। तो यही जो है वो लिखा हुआ है। आगे क्या है,
From demonetization to the idea of simultaneous elections, it is the Prime Minister Narendra Modi who has established a monopoly our agenda सेटिंग इन इंडिया पॉलिटिक्स डिस्कोर्स। पॉलिटिकल डिस्कोर्स का मतलब होता है जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, जो हमारी बातचीत होती है, चैट होती है कि पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी से लेके चाहे हम लोग जो सिमल्टेनियस मतलब एक साथ जो हम लोग इलेक्शंस की बात करते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन एक ही दिन जो है वो एक साथ होनी चाहिए। तो चाहे हम लोग डिमोनेटाइजेशन चाहे नोटबंदी की बात करें तो वो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी थे जो क्या करते थे, एक मोनोपोली सेट करते थे। मतलब वो मोनोपोली का मतलब होता है अकेले रूल करना। तो वो अकेले एक एजेंडा सेट करते थे इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, जो भी डिस्कशंस होती थी। तो मोदी जो है एक एजेंडा लेके आते थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे कोई भी जो है वो सिमुलटेनियस इलेक्शंस का इशू हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो उनमें ज़्यादा रोल नहीं होता था। In response to India's coalition persistent demand for a cost census, Mr. Modi has argued that he only believes in poverty as being the only cost and that serving the poor is his sole priority. लेकिन जो इंडियन कोएलिशन की जो परसिस्टेंट का मतलब होता है एकदम दृढ़, एकदम जिद करना, जो उनकी जो लगातार जो डिमांड है, जो दृढ़ डिमांड है कि कास्ट सेंसिस होना चाहिए। जो इंडिया का जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। मिस्टर मोदी जो है उन्होंने इसका तर्क दिया, उन्होंने आर्ग्यू किया कि वो विश्वास करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, ये सिर्फ एक कास्ट है। मतलब सिर्फ गरीबी को ही हम लोग एक कास्ट मानते हैं और गरीबों को सर्व करना मतलब उनकी हेल्प करना ये उनकी एक सोल प्रायोरिटी है। सोल मतलब उनकी अकेली जो है वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना। दी आयरनी इन मोदीज क्लेम इज दैट, आयरनी का मतलब होता है एक सरकास्टिक, मतलब इसमें एक सार्केस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ताना ताना टाइप का। तो इसमें आयरनी क्या है, मतलब इसमें गड़बड़ क्या है मिस्टर मोदीज के क्लेम में, इज दैट पुअर हैव नो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। कि एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी कोई कास्ट होना, अपनी कोई रिलीजन होना। तो मिस्टर मोदी का कहना है कि उनकी कोई कास्ट नहीं होती है, सिर्फ गरीबी ही एक कास्ट है, मतलब गरीबी खुद एक कास्ट है। तो मोदी का ये क्लेम करना कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनकी कोई एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी नहीं है, आइदर चाहे हम लोग कास्ट की बात करें, चाहे हम लोग रिलीजन की बात करें या फिर रेस की बात करें, एंड इज़ इंडीड ए वेरिएशन ऑफ मार्क्सियन आर्ग्यूमेंट। तो मार्क्सियन आपको पता है, तो इनके जो ये जो क्या है, ये वास्तविकता में, इंडीड का मतलब होता है वास्तविकता में। तो ये जो मोदी क्लेम कर रहे हैं ना कि पॉवर्टी ही एक कास्ट है और कोई जो है इसमें अलग अलग कास्टिस नहीं होते हैं, मतलब जो गरीब है उनकी सारी एक ही कास्ट मानते हैं मोदी। तो ये जो उनका क्लेम है ना, ये जो है ये जो क्लेम है ये सही नहीं है और ये एक वेरिएशन है, मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट है जो मार्क्सियन का आर्ग्यूमेंट है, जो उनका बिलीव है। वो क्या है, इट मोर एलिगेंट एक्सप्रेशन वाज फाउंड इन दी स्लोगन। एलिगेंट मतलब शानदार, इसकी जो एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे वो हम लोग एक स्लोगन में पाएंगे। क्या है, द प्रोलिटेरियंस हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज। जो प्रोलिटेरियंस को तो कौन से होते हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं जो अनस्किल्ड, मतलब उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो जो प्रोलिटेरियंस हैं उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये हम लोग स्लोगन से समझ सकते हैं। अगर उनकी हम लोग चेंज को छोड़ दें, चेंज मतलब उनकी जो कास्ट है, रेस है, उनको छोड़ दें तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दे हैव ए वर्ल्ड टू विन, उनके पास पूरी दुनिया है जीतने के लिए। इट इज़ द पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ इंडिया दैट हैज़ फोर्स मिस्टर मोदी टू फॉल बैक सबकॉन्शियसली ऑन दिस फेमस रीजनिंग। तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है इंडिया की जिसने मिस्टर मोदी को फोर्स किया कि वो पीछे हट गए, मतलब सबकॉन्शियसली, मतलब अपने अंदर, मतलब सब कुछ जानते हुए भी वो पीछे हट गए इस फेमस रीजनिंग के। मतलब इस चीज़ को उन्होंने नहीं माना, उन्होंने पूरी पॉवर्टी को जो है, पूरी गरीबी को ही एक कास्ट बना दिया। ठीक है, विच इज़ द आयरनी ऑफ अवर टाइम। तो ये क्या है, एक विडम्बना है। मतलब ये आयरनी का मतलब मैं आपको बता दिया कि मतलब ये एक गलत चीज़ समझ लो, मतलब एक विडंबना है, एक बदनसीबी है हमारी जो अभी के टाइम की। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स हु वर्क ऑन इंडियन पॉवर्टी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉवर्टी। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं उनका ये कहना है, जिन्होंने इंडिया की गरीबी के ऊपर काम किया है, कि इंडिया में जो है वो दो टाइम की पॉवर्टी है, एक तो इकोनॉमिक और एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल। कास्ट प्लेज ए पाइवटल रोल इन परपुएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी। जो कास्ट है, जो आपकी, आप किस जाति के हो, ये एक पाइवटल मतलब एक मेन रोल प्ले करती है इन दी परपुएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी। परपुएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार बनाए रखना। तो इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी को बनाए रखने में ये जो है कास्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इट डिटरमाइंस ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। क्योंकि
जो आपकी कास्ट है ना, वो डिटरमाइन करती है, वो डिसाइड करती है कि आप काम क्या करोगे, आपका स्किल क्या है। क्योंकि आपको पता है ना, जो लोहार है वो लोहार का काम करेगा, जो सुनार है वो सुनार का काम करेगा। तो कास्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी में, क्योंकि वो डिसाइड करती है। डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड करना कि आपका स्किल क्या होगा, आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आप काम क्या करोगे। इन दी मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी मोस्ट ऑक्यूपेशंस आर नेटवर्क ड्राइवन इन विच कास्ट प्लेज ए डिसिसिव रोल्स इन ड्राइविंग दोस नेटवर्क्स। अगर मॉडर्न टाइम इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, तो जो ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब आप क्या काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है क्या काम करना। ये क्या है, नेटवर्क ड्राइवन है, मतलब ये एक नेटवर्क के थ्रू होती हैं, आपको काम मिलता है, जिसमें कास्ट जो है एक डिजीजिव, मतलब एक डिजीजिंग मतलब होता है एक निर्णायक रोल जो है वो प्ले करती है इन नेटवर्क्स को ड्राइव करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। विच इज़ बाय ए कास्ट सेंसिस इज़ वाइटल। इसीलिए जो कास्ट सेंसिस है, जो कास्ट जनगणना है, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है, मतलब इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल्सो बाय राहुल गांधी ऑब्जर्वेशन दैट सच ए सेंसिस इज़ लाइक द एक्सरे ऑफ इंडिया मेक सम सेंस। तो इसीलिए जो राहुल गांधी की ऑब्जर्वेशन है कि जो सेंसिस है, जो जनगणना है, ये एक्सरे की तरह है इंडिया का, जो मतलब आपकी बॉडी का एक्सरे होता है ना, एकदम साफ साफ तस्वीर दिखाता है। तो ये भी जो एक किस्म की एक्सरे है इंडिया की। तो ये जो वाक्य उन्होंने दिया है, ये कुछ सेंस बनाता है, मतलब ये एक किस्म से सही है। बाय नॉट रिकोगनाइजिंग दैट कॉस्ट हैज़ ब्रेड पॉवर्टी। तो इस चीज़ को रिकोगनाइज ना करना, इस चीज़ को मतलब कोई तवज्जो ना देना, ना समझना कि कास्ट जो है ये ब्रेड पॉवर्टी है। ब्रेड मतलब ये नस्ल से चलती आ रही है, आपकी ब्रेड का मतलब होता है आपकी जो जात क्या है, उसी हिसाब से जो है वो गरीबी चलती आ रही है। इस चीज़ को ना समझना। मिस्टर मोदी इज़ टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू ए डीपली पेनफुल रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये फ्रेज़ का मतलब क्या है, टर्निंग ए ब्लाइंड आई। टर्निंग ए ब्लाइंड आई का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस पेनफुल जो रियलिटी है इंडिया की, उसको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। ये इस फ्रेज का मतलब होता है। उसके बाद, इट इज़ नॉट it is not just Mr. Modi but even the trickle down approach of the Nehruvian model, which economist Sukhome used to describe as the Nehru Mahalanobis model of development, did not recognize either। तो ये सिर्फ मिस्टर मोदी नहीं है कि जो कास्ट, जो मतलब कास्ट को लेके जो गरीबी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। इवन द ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन अप्रोच है। ट्रिकल डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब सबसे पहले अमीरों को मिलना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट होना गरीबों में। तो ये जो ट्रिकल डाउन अप्रोच थी नेहरूवियन मॉडल की, मतलब नेहरू मॉडल की, जिसमें जिसको इकोनॉमिक्स जो हैं वो बोलते थे कि ये एक नेहरूवियन मालानोबिस मॉडल है डेवलपमेंट का, उन्होंने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि कास्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर फोर्स नॉट रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट एंड पॉवर्टी हैज़ बीन ए नॉन निग्लेक्टेड फैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी थिंकिंग। तो इसको तवज्जो ना देना, इसको नॉट रिकॉग्नाइज करना, जो एक ऑर्गेनिक रिलेशन है कास्ट और पॉवर्टी में, मतलब गरीबी और जाति में जो एक रिलेशन है, इसको निगलेक्ट करना, ये एक फैक्ट है इंडियन पॉलिसी थिंकिंग का। मतलब वो लगातार इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि गरीबी और कास्ट में कोई रिलेशन है, हालांकि इसमें बहुत बड़ा जो है वो रिलेशन है। अब हम लोग जो राइट है, जो राइट की जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रुकावट, मतलब किसी चीज़ को रोकना, विरोध करना। तो जो राइट विंग पार्टी है, जैसे मतलब बीजेपी होगी, आपको पता है लेफ्ट विंग और राइट विंग होती है। राइट विंग क्या होती है, जो किसी को किसी चेंज को होने से रोकती है, मतलब वो चेंज होने से रोकती है, जैसे पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं वो उसी को जो है वो कायम रखने की बात करती है, वो है राइट विंग। और लेफ्ट विंग कौन है, वो लिबरल पार्टी है, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट करती है कि दुनिया में चेंज होनी चाहिए, हमारे नेशन में चेंज होनी चाहिए, वो उसके लिबरल व्यूज़ रहते हैं, जैसे कांग्रेस हो गई। तो अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि राइट विंग जो पार्टी है, जो बीजेपी है, उसकी रिलक्टेंस क्या है, मतलब वो इसका विरोध क्यों कर रही है। However, the reason why Hindutva seems reluctant to have a cause census is because it believes it might open a Pandora box of claims and counterclaims relating to positions and power about who get what, when, and how. तो however the reason why हिंदुत्व seem reluctant to have a cause census, मतलब हिंदुत्व जो राइट विंग पार्टी है बीजेपी की, वो रिलक्टेंट क्यों है, मतलब वो इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहा है, क्यों रोक रहा है कि कास्ट सेंसिस जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि वो बिलीव करता है कि इससे जो है शायद इट माइट ओपन ए पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है,
इसे एक पेंडोरा बॉक्स होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आना। तो इसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है क्लेम्स की, मतलब लोग चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं और काउंटर क्लेम कर सकते हैं कि ये चीज़ उसको मिली, मेरे को नहीं मिली। रिलेटिंग टू पोजीशंस, मतलब कोई भी छोटी जाति का बोल सकता है कि हमें जो है ये पोजीशंस नहीं मिलती हैं, पावर नहीं मिलती हैं, तो वो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। रिलेटिंग टू पोजीशन एंड पावर, अबाउट हु गेट व्हाट, मतलब किसको क्या मिला, कब मिला, कैसे मिला। तो अगर हम लोग कॉस्ट सेंसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन से वर्ग की कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ और क्लेम्स ना आए, इसीलिए जो है वो हिंदुत्व, जो बीजेपी पार्टी है, वो इस चीज़ को रोक रही है। सच ए सेंसिस वुड सर्व एज द एंड्यूरिंग सोर्स फॉर divisive politics and trigger a never-ending process of social engineering that would upset the Hindutva's apple cart of Hindutva majoritarian unity। तो क्या है, ये जो सेंसिस है ये एक एंड्यूरिंग सोर्स की तरह काम कर सकता है। एंड्यूरिंग सोर्स मतलब एक लंबे समय तक चलने वाला एक टिकाऊ सोर्स की तरह काम कर सकता है। फॉर डिविजिव पॉलिटिक्स, मतलब डिविजिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, लोगों को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। एंड ट्रिगर ए नेवर ट्रेंडिंग एंडिंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, और ये ट्रिगर कर सकता है, मतलब हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जो एक लंबी ख़त्म ना होने वाली, कभी भी ख़त्म ना होने वाली एक सोशल इंजीनियरिंग की प्रोसेस है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, लोगों को जो है, मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको कुछ चीज़ें बोल के, जाति को लेके उनको अपनी तरफ वोट लेना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की प्रोसेस है, जो हिंदुत्व की जो एप्पल कार्ट है, मतलब उनका जो मेन सोर्स है हिंदू की यूनिटी का, उसको जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। तो क्योंकि अगर अगर कास्ट सेंसिस हुआ तो लोग जो हैं वो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड होंगे। तो जो हिंदू की जो यूनिटी लगातार बीजेपी बनाना चाहती है, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कर करके, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस कर करके, प्रभावित कर करके एक साथ मिलाया है, ये उस चीज़ को अपसेट कर सकती है, मतलब उसको निराश कर सकती है। विच हैज़ विच इट हैज़ स्टिच टुगेदर आफ्टर डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क, जो उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ा था, स्टिच किया था, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हार्ड वर्क किया था, थ्रू इंटेंस ग्रास रूट कैंपेन्स, मतलब ज़मीनी स्तर पे उन्होंने कैंपेन्स करके लोगों को जोड़ा था। इससे वो चीज़ के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, कास्ट सेंसिस के ऊपर। इसीलिए शायद जो हिंदुत्व है, जो बीजेपी की पार्टी है, वो इसको रोक रही है। यूटिलाइजिंग द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड करना। हिंदुत्व फोर्सेस आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ फुलफिलिंग देयर पॉलिटिकल ड्रीम ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियन यूनिटी। तो यूटिलाइज करना, जो पॉलिटिक्स रिलीजियस पोलराइजेशन है, मतलब डिवाइड करना लोगों को, इस चीज़ को यूटिलाइज करना, इसका सही इस्तेमाल करना, जो हिंदुत्व फोर्सेस है ना, इसका सही इस्तेमाल करके आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत नज़दीक होना। तो हिंदुत्व जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पॉलिटिकल लोगों को डिवाइड करके रिलीजियस के बेस पे उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके, यूटिलाइज़ मतलब उसका सही उपयोग करके, वो एक मतलब काफ़ी करीब है ऑफ फिलफिलिंग देयर पॉलिटिकल ड्रीम। उनका जो पॉलिटिकल ड्रीम था, सपना था कि हिंदू मेजोरिटेरियन यूनिटी, मतलब लोगों को एक साथ जोड़ना, वो उसके काफ़ी करीब है। विच अपीयर्ड ऑलमोस्ट उटोपियन, उटोपियन मतलब जो हमें इमेजिनरी, मतलब जो हमें एक सपना लगता था, अगर हम लोग मिड 1970 की बात करें, लेकिन अभी जो है वो सपना पूरा होने वाला है। उटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक था 1970 में, लेकिन अभी वो पूरा होने वाला है, वो अभी हमें सपना पूरा हुआ दिखता है। ऑन दी अदर हैंड सेकुलर पॉलिटिकल ग्रुप्स आर आल्सो अवेयर ऑफ द डिविजिव पोटेंशियल ऑफ ए कॉस्ट सेंसिस। और दूसरी तरफ जो सेकुलर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मतलब जो सेकुलरिज्म चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको बराबर देखना चाहते हैं, वो भी अवेयर हैं डिविजिव पोटेंशियल, मतलब वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं, अवेयर है ऑफ द डिविजिव पॉलिटिकल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ ए कॉस्ट सेंसिस। डिविजिव मतलब डिवाइड करना, तो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो ये जो कॉस्ट सेंसिस है, ये कैसे इसके पास क्षमता है कि ये डिविजिव पोटेंशियल है, मतलब इसके पास लोगों को डिवाइड करने की क्षमता है, और कैसे ये कास्ट सेंसिस लोगों को डिवाइड कर सकता है। जो सेकुलर ग्रुप्स हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर हैं। फॉर देम इट इज़ द मोस्ट पोटेंट विपन अमॉन्ग अदर्स टू कंटेन द ग्रोइंग इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियन फोर्सेस। तो उनके लिए क्या है, ये एक मोस्ट पोटेंट, मतलब सबसे पोटेंट का मतलब होता है सबसे कारगर, सबसे खतरनाक एक हथियार है अमंग अदर्स, बाकी हथियारों के साथ ये सबसे खतरनाक हथियार है। टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है रोकना, जो ग्रोइंग इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस है हिंदू मेजोरिटेरियन फोर्सेस का, मतलब जो वो वोट लेते हैं लोगों से, उसको रोकने का ये सबसे खतरनाक वेपन है। अब ये सेकुलर पार्टी कौन है, जो कांग्रेस पार्टी है। तो मतलब जो सेकुलर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके पास ये सबसे खतरनाक वेपन है कि कास्ट सेंसिस करके लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, और ये ग्लोइंग इन्फ्लुएंस है इलेक्टोरल हिंदू वोटर्स का, उसको भी हम लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा वेपन है।
Looking at caste-based politics in Uttar Pradesh, it was argued that assertions of caste identities would help in a secularization of the Indian polity. तो अगर हम लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो इस बात को आर्ग्यू किया जाता था। इट वाज आर्ग्यूड, मतलब इस चीज़ के लोग के आर्गूमेंट किया जाता था कि जो असर्शंस है कास्ट आइडेंटिटीज़ का, मतलब असर्शन का मतलब होता है दृढ़ता, मजबूती। तो जो कास्ट आइडेंटिटीज़ हैं उनको मजबूत करना, ये हेल्प कर सकता है सेकुलराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब इससे हम लोग सेकुलरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। दिस अपीयर टू हैव बोर्न फ्रूट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाज पार्टी वर कोएलिशन पार्टनर्स। तो ये हमें दिखता भी था, अपीयर भी होता था। टू हैव बोर्न फ्रूट, बोर्न फ्रूट का मतलब होता है डिज़ायर होना। तो जब समाजवादी पार्टी थी, मतलब एक चाह होना, तो बहुजन समाज पार्टी थी, जब ये कोएलिशन में थे, गठबंधन में थे, तो ये चीज़ें जो है हमें उनके डिज़ायर में, मतलब वो चाहते थे कि कास्ट सेंसिस हो, ठीक है, वॉज कंटेन्ड इन उत्तर प्रदेश एंड भारतीय जनता पार्टी वॉज कंटेन इन उत्तर प्रदेश। जो कंटेन मतलब रोकना। तो जब बीजेपी जो है वो पावर में नहीं थी उत्तर प्रदेश में, और बहुजन और समाज पार्टी और समाज पार्टी जो है जब वो पावर में थी, तो हम लोग इस चीज़ को देखते भी थे उस टाइम पे कि वो कास्ट सेंसिस करना चाहते थे। हाउएवर देयर हैज़ बीन नो गारंटी ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूएशन, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये लगातार बना रहे। एज सब्सिक्वेंट मतलब जो लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई 2014 के बाद, उसने हमें इस चीज़ को दिखाया। वियर देयर हैव बीन एन अनप्रेसिडेंटेड रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन दी हॉटलैंड। क्या हुआ? रिसर्जेंस मतलब दोबारा उभर के आ गई। जो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, क्योंकि 2014 के बाद हमें पता चला जब वहाँ पे एक अनप्रेसिडेंट रिजर्जेंस हुआ। अनप्रेसिडेंटली मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था, एकदम उभर के आ गई हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन दी हॉटलैंड। वाइल हॉटलैंड मतलब होता है जो मेन प्लेस होता है। वाइल सेकुलराइजेशन कुड बी ए पॉसिबिलिटी, मतलब सेकुलराइजेशन एक, आपको पता है उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद जो गवर्नमेंट थी वो भी बीजेपी की आ गई, सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी आ गई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करना मुश्किल हो गई जो बहुजन समाज पार्टी करना चाहती थी। वाइल सेकुलराइजेशन कुड बी ए पॉसिबिलिटी, देयर इज आल्सो an alternative possibility in which cost fragmentation or cost inspired social engineering and Hindu majoritain could grow in tandem। tandem मतलब होता है भारी मात्रा में। एक सेकुलराइजेशन भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कास्ट सेंसिस करेंगे तो उससे हो सकता है सेकुलरिज्म प्रमोट हो, मतलब सारे रिलीजन को हम लोग एक नज़रिया से देखें। लेकिन एक अल्टरनेट मतलब इसके विपरीत एक और पॉसिबिलिटी है, इन विच कॉस्ट फ्रेगमेंटेशन और कॉस्ट इंस्पायर्ड सोशल इंजीनियरिंग एंड हिंदू मॉजिटोरियंस कुड ग्रो, कि जिससे जो है जो कॉस्ट फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब कास्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे अलग अलग कास्टिस को, और जो कॉस्ट इंस्पायर्ड सोशल इंजीनियरिंग होगी और जो हिंदू मेजोरिटेरियन जो है वो भी जो है इससे ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, टैंडम मात्रा में। और ये क्या है, एक नया कम्पिटिटिव मॉडल जो है हिंदुत्व पॉलिटिक्स का डेवलप हो सकता है इससे। दियर फॉर द प्रोस्पेक्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स ओइंग टू ए कॉस्ट सेंसिस इज रैदर लिमिटेड। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद होना। तो इस चीज़ की उम्मीद होना, किस चीज़ की? फॉर द रिवाइवल ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स, किस जो सेकुलर पॉलिटिक्स है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी जब कास्ट बेस्ड सेंसिस होगा, ठीक है, हिंदू में डिवीज़न हो जाएगी। तो इस चीज़ को मतलब मानना, रिवाइवल करना, ओइंग टू ए कॉस्ट सेंसिस मतलब किसके कारण? ओइंग का मतलब होता है कारण, कि जो है किसके कारण? कास्ट सेंसिस के कारण जो है इस चीज़ की उम्मीद लगाना, प्रोस्पेक्ट लगाना कि दोबारा सेकुलर पॉलिटिक्स का जो है वो रिवाइवल हो जाएगा, उदय हो जाएगा। इसका स्कोप की बहुत ज़्यादा जो है वो लिमिटेड है, मतलब कम है। इट इज़ ए गैम्बल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्केशन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो ये एक गैम्बल है, एक जुआ है अगर हम लोग सेकुलरिज्म के हिसाब से देखें। इट माइट कंटेन द पेस ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स, हो सकता है जो हिंदुत्व को लेके जो पॉलिटिक्स है उससे उसकी जो पेस है, उसकी जो गति है, इससे कम हो जाए। बट इट इज़ नॉट द अल्टीमेट आउटकम दैट मे लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर और ए सिमिलर वेरिएंट ऑफ ए स्टेट। लेकिन इट इज़ नॉट अल्टीमेट, मतलब ये एक अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है दैट मे लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर, जिससे क्या होगा कि एक एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर की, या फिर एक सिमिलर वेरिएंट ऑफ ए स्टेट। द लास्ट टाइम दैट ए कास्ट सेंसिस वाज कैरिड आउट इन 1931, जो लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसिस हुआ था वो 1931 में हुआ था। एट टाइम व्हेन ऑर्गेनाइज्ड राइट ग्रुप्स पर मार्जिनल प्लेस ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। ये उस टाइम पे हुआ था जब जो राइट विंग, मतलब जो राइट विंग की जिनकी सोच थी, बीजेपी वगैरह जो थे, वो काफ़ी मार्जिनल थे, मतलब काफ़ी कम थे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम। उस टाइम पे ये हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ए पॉसिबिलिटी फॉर ए कास्ट सेंसिस टू बी रिज्यूम्ड इन 1951।
आज़ादी के बाद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि जो कॉस्ट सेंसस है वो दोबारा से होगा 1951 में। इट इज़ प्लॉसिबल दैट द नॉन रिजम्पशन ऑफ कॉस्ट सेंसस इन 1951 in the not resumption of the cost census in 1951 the right might have played a crucial role। तो ये काफ़ी प्रशंसनीय है कि जो मतलब नॉन रिजप्शन हुआ, नॉन रिजप्शन का मतलब होता है दोबारा से कॉस्ट सेंसस नहीं हुआ 1951 में। इसमें जो राइट विंग थी मतलब बीजेपी थी उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये प्लॉजिबल है मतलब प्रशंसनीय है बिकॉज दी ब्रूसी ग्राहम author of most definite work on the Bharatiya Janata Party has argued the right was deeply embedded in secular political formations। embedded का मतलब होता है इमोशनली काफ़ी जुड़ा होना, मतलब ठीक है किसी चीज़ से काफ़ी सतर्क होना। तो जो बुक लिखी थी ब्रूसी ग्रॉम ने, उन्होंने भी उसके जो ऑथर थे उन्होंने बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी डीपली एम्बेडेड है, मतलब जुड़ी हुई है सेकुलर पॉलिटिकल फॉर्मेशन से, पर्टिकुलरली इन दी कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी में सेकुलरिज्म की बात की जाती है कि सारे सेकुलर जो रिलीजन है उनको एक करना है। तो इससे बीजेपी जो है वो काफ़ी इम्बेंडेड थी, मतलब वो काफ़ी सतर्क थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो है वो सेकुलर बोर्ड जो है वो ऐड हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करती थी। इसलिए वो इस चीज़ से काफ़ी एम्बेडेड थी, मतलब काफ़ी इमोशनली जुड़ी हुई थी। उसके बाद इट विल नॉट be far-fetched to argue that there might be some overlap in the reasons behind why the word secular despite some efforts was not included in the Indian constitution। तो ये मतलब इस चीज़ को आर्ग्यू करना मतलब कुछ गलत नहीं होगा। फॉर फेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ गलत ना होना, तो इस चीज़ को आर्ग्यू करना कि इसमें कुछ ओवरलैप हुआ होगा, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हुई होंगी इस रीजन्स में, तभी जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी, कुछ तर्कों के बाद भी जो सेकुलर वोट था उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया। एंड द रीज़न बाय ए कास्ट सेंसस नॉट रिज्यूम्ड इन 1951। तो इसी कारण जो है वो कास्ट सेंसस भी 1951 में दोबारा से रिज्यूम नहीं हुआ। इम्बेडेड राइट ग्रुप्स माइट हैव प्लेड देयर पार्ट एट द टाइम। तो उस टाइम पे जो राइट विंग जो बीजेपी पार्टी थी उसने अपना रोल प्ले किया होगा इन देयर कंसर्टेड रेसिस्टेंस टू इंडिया सेकुलर प्रोजेक्ट। तो उन्होंने एक ठोस रेसिस्टेंस मतलब एक रुकावट पैदा की होगी जो इंडिया का सेकुलर प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस चाहती थी। द प्रेजेंट डे रेसिस्टेंस ओनली इकोस द सेम ओल्ड रीजनिंग। तो जो प्रेजेंट डे रेसिस्टेंस है, जो रुकावट है, जो बीजेपी नहीं चाहती है कि कास्ट सेंसस हो, ये भी इकोस का मतलब होता है शोर मचाना, तो ये भी उसी ओल्ड रीजनिंग की बात करती है। बट इट इज़ मच लाउडर इन वॉल्यूम, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी लाउड वॉल्यूम है, मतलब काफ़ी शोर शराबा है इस चीज़ को लेके और मोर ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया जा रहा है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। जिस चीज़ को भी ये आर्टिकल अच्छा लगा सबसे पहले तो आप लाइक करना, उसके बाद जो है आप लोग कमेंट करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ और जो भी मतलब लेक्चर आएगा उसका मैं लिंक आपको तुरंत भेज दूंगा। डेली रात को मेरा वीडियो आएगा, तो आप लोग प्लीज़ इसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ सकें। और कॉन्टीन्यूसली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 3-4 महीने इन लेक्चर्स को देखिए, पूरा प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, उन लेक्चर्स को भी आप लोग देखिए, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाएगा और धीरे धीरे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो आ जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।